देखिए फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर कुछ सवाल कराऊंगा। कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर सब जानते हैं, कंडक्टर को हम चार्ज फ्यूचर फर्दर यूज के लिए स्टोर कर ले, बाद में उसे ले लें। स्टोरेज का मतलब ही यही होता है, वरना हम अपने घर के कबाड़े को तो निकाल देते ना, रखते कोई चीजें हम स्टोर में, अपने स्टोर रूम में, जिसको बाद में यूज कर सके। तो चार्ज को स्टोर करना और बाद में उसे यूज कर लेना, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसके लिए हम सिर्फ कंडक्टर यूज करेंगे, सिर्फ कंडक्टर। अच्छा, इससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक चीज इससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि छोटे छोटे कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है। एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज और देखिए कि इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो यदि मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, यदि ये कोई कंडक्टर, या फिर एक मिनट, यदि ये कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इधर ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसमें यदि मैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दूं, दिस इज नॉन पोलर ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको यहां रख दूं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दबाव में आके ये ऐसे करके यूं हो जाएगा। भाई सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव यहाँ वाले कॉन्साइड कर रहे हैं, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा और नेगेटिव इधर। ये क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके संग ये हरकत होती है, वो पोलराइज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। पता ना, आपने इधर लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पोलराइजेशन के बाद इधर भी पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक सेटअप बन गया ना, एक डिस्टेंस बन गई, तो डायपोल मूवमेंट बन गया। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो ऐसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गया। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, EI, या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस कंडक्टर और इंसुलेटर में ये अंतर होता है कि यदि ये 10 है तो यदि ये इंसुलेटर है तो मान लो, इमेजिन करो ये 10 यूनिट है, तो ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, मतलब, लेकिन 10 नहीं होगा। और यदि ये कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करना चालू कर देते हैं, तो 10, तो ये भी 10 हो जाता है। कंडक्टर ईंट का जवाब ईंट से देंगे, कंडक्टर ईंट का जवाब ईंट से देंगे, और इंसुलेटर ईंट का जवाब कंकड़ी से देंगे। याद है ना। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कंडक्टर है तो E0 और EI की वैल्यू बराबर हो जाएगी, कंडक्टर है तो, और यदि ये इंसुलेटर है तो जो E0 है वो हमेशा EI से बड़ा रहेगा। बस द बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है, क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जब तक इलेक्ट्रॉन इसको इसके बराबर नहीं कर देते, मूव करते रहेंगे। इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस सेपरेट हो सकते हैं, बस ये। ठीक है, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये जो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, कोई ज्यादा पोलराइज होगा, कोई कम पोलराइज होगा। जैसे रबड़ होती है ना, एक रबड़ बैंड दो, बिल्कुल नया गोल, बिल्कुल सर्कुलर है, जब आप उसे खींचते हो तो कोई टाइट रबड़ होती है, कोई ढीली रबड़ होती है। टाइट रबड़ होगी तो थोड़ा मुश्किल से खींचेगी, ढीली होगी तो बड़ा इजीली खींच जाती है। तो ये रहा पोलराइजेशन। लेकिन यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे, अच्छा जहां मैं उंगली रखूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहाँ तो सिर्फ E0 है, यहाँ बताओ तो यहाँ पे तो सिर्फ E0 है, लेकिन यहाँ बताओ तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि यहाँ पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, नेट, तो रिजल्टेंट बताया जाएगा ना, E0 आपने लगाया माइनस EI इधर आ गया, वही बैलेंस शीट की तरह। ठीक है, जो कि E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0, और घटा क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल इधर था और जो इनसाइड में इंड्यूस हुआ वो इधर बना, तो अपोजिट सर ये हो गया। अच्छा, अब आप बताइए यहीं से इन वैल्यूज को देखिए, यदि ये फॉर्मूला मैं कंडक्टर के लिए लगाऊं तो कंडक्टर में, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएगा, तो कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। और इंसुलेटर के लिए लगाऊं तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि 10 है, ये 10 है, तो 10 में से 10 जाएंगे 0 इस वाली सिचुएशन में, और ये 10 है और ये 2 है, तो 10 में से 2 गए 8। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो इधर ही बचेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और E नेट या सिंपली E भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, इसके और इसके रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। E0 माने जो आपने लगाया, E माने जो बचा कुचा रह गया अंदर, रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को K बोलते हैं। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की असली डेफिनेशन ही यही है
बाद में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाना, ये सब है ना, ये बात की बात थी, एफ नॉट अपॉन एफ एम आ जाना। लेकिन जो असली डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो यही है कि इट इज अ रेशियो ऑफ कि आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो और अंदर ट्रांसमिट कितना हो पाता है। भाई आपने तो 10 लगाया लेकिन अंदर 10 तो नहीं पहुंचा ना, अंदर तो घट गया ना। तो आपके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपने आप ही रेंज बता दो के की वैल्यू बताना, यदि ये मैं फॉर्मूला कंडक्टर के लिए लगाऊंगा, कंडक्टर के लिए तो ई नॉट की वैल्यू तो कुछ भी लगा दोगे लेकिन ये तो 0 आएगा। भाई कंडक्टर के लिए ये माइनस ये इक्वल टू 0 था, तो कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट आएगा। हाँ नमन बिल्कुल ठीक। और बताना यदि मैं इसके अंदर वैक्यूम रख दूं, अब वैक्यूम में माने एक इमेजिनरी केवल एहसास कि मैंने, ठीक है ना, जैसे बताओ मैं क्या कर रहा हूं, तो ये केवल एहसास था कि मैं केला खा रहा हूं लेकिन केला था नहीं ना मेरे हाथ में, तो ऐसे इमेजिन करो मैंने ये उठा के यहां रख दिया, कुछ नहीं रख रहा हूं मैं, कुछ नहीं रख रहा हूं मैं, समझ में आ गया। वैक्यूम है तो वैक्यूम में ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, वहां पोलराइजेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वहां ई आई की वैल्यू 0 होगी, इंड्यूस होगा ही नहीं। ई आई की वैल्यू 0 होगी तो जो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये 0 है तो ये ई और ई नॉट बराबर होंगे, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो के बनेगा। अब इसी में यदि यदि आप जरूरत से ज्यादा, मान लो देखो आप जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे और इसको यहां रख दोगे तो फट जाएगा। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये यूं खींचा, और ज्यादा लगाओगे तो ये और खिंच जाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। नाउ द मॉलिक्यूल बिकम्स आयन। ये एक ऐसी सिनेरियो है जो इंसुलेटर को भी कंडक्टर बनाने की क्षमता रखती है, याद है ना। और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, टूट गया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जब रबड़ को खींचोगे खींचोगे जरूरत से ज्यादा खींचोगे टूट जाएगी। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव को हटा देंगे, सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट होने की बजाय परमानेंटली डिटैच हो जाएंगे। अच्छा इसमें क्या था, आप इस मॉलिक्यूल को देखो, आपने इसमें रखा ये ऐसे हो गया, वापस निकालोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन है टेम्परेरी है, लेकिन ये फिर परमानेंट कहानी हो जाती है। नाउ द इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज, और जिस स्टेज तक ये नहीं टूटा उस लिमिट को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को, जिस मैक्सिमम वैल्यू को वो इंसुलेटर झेल गया, उसके बाद यदि आपने चिन्ना सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो ये फट जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। याद आ गया होगा, ठीक है, डिटेल में वहीं से पढ़ना है आपको यदि। चलिए अच्छा अब मैं आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल बुद्धि, आपको अपना आईक्यू लगाना है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को यहां रखा तो ये ऐसा हो गया, बताएगा कोई यदि ऑलरेडी वो पोलर मॉलिक्यूल हो तो? कौन बताएगा? यदि ऑलरेडी वो पोलर मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा यहाँ पे बताओ। यदि मैं इस पोलर मॉलिक्यूल को यहां रखूं, नॉन पोलर को रखा तो ये हो गया, सेपरेट हो गया, पोलराइजेशन हो गया। यदि पोलर मॉलिक्यूल को यहां रखूंगा तो क्या होगा, कोई बताएगा? क्योंकि ये चीज मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, ये मैंने पास में भी नहीं बताई है, अब पूछ रहा हूं आपसे। कोई टिक टिक 1 2 3 4 5, कोई नहीं बता पाया। देखिए प्रमोद ने चलो ट्राई किया, मैं बताता हूँ, कुछ नहीं आपको आता है, बस मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा ना तो कहोगे ओ शिट यार। बताना, ये पोलर मॉलिक्यूल है ऑलरेडी, तो ये डायपोल मूवमेंट है ना, ये मैंने एरो डायपोल मूवमेंट का खींचा, दिस इज पी वेक्टर, यानी उसमें ऑलरेडी पी वेक्टर होगा, होगा ना। और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो आप बताओ कितने लोगों को हिंट मिल गई। आप एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो यहाँ वो वाली फिजिक्स चलती है। कितने लोग को हिंट मिल गई, मेरे इशारे से समझ गए? पहले तो मुझे ये भी देखना है ना मेरे इशारे से कितने लोग समझ जाते हैं कि आपने एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो ये यहाँ टॉर्क महसूस, यानी तुमने यदि मॉलिक्यूल को ऐसे रख दिया, सुनो ऐसे रख दिया, तो ये टॉर्क महसूस करेगा और ये ऐसे होना चाहेगा, अलाइन होना चाहेगा। और इसमें तो ऐसे रखने की चॉइस ही है ना, स्फीयर को कैसे भी रख दो वो हमेशा एक जैसे ही दिखेगा। स्फीयर को तो भाई इसको तो मैं तब भी घुमा के रख सकता हूँ, तिरछा रख सकता हूँ, उल्टा रख सकता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसको कैसे रखूंगा आप सोचो। इसके लिए तो कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं ना, हर ओरिएंटेशन एक जैसी, हर ओरिएंटेशन एक जैसी होगी। तो इसीलिए इसको यदि नॉन पोलर को रखोगे तो वो टॉर्क महसूस करेगा, और यदि वो आपने ऐसे रख दिया तो वो ऑलरेडी टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये था बेटा डाइलेक्ट्रिक की बात। अब आ जाओ
और हाँ, एक और चीज, ये जो मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा, ये रहा ऐसा, और इसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो ये ऐसा हो गया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये भी याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, याद रखना। ठीक है ना? जब आप ये जब तक इस जोन में है, ऐसे है तो ठीक है। अब आ जाओ। अच्छा, अब आपको एक और बारीकी की बात बताऊं। अब आ जाइए, ये रहा कंडक्टर। अब मैंने पूरा का पूरा कंडक्टर रखा है ना, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। आपको थोड़ी सी एक फिजिक्स और समझनी है, ठीक है? बताइए, कंडक्टर, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, देखो, जब ये कंडक्टर बाहर था, ये कंडक्टर बाहर था, तो ये ठीक है ना, तो कोई मतलब ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन ये रहे। लेकिन जब जैसे ही यहां रखोगे तो इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देंगे इधर, क्योंकि जब इधर से इधर आएंगे तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएंगे, है ना? और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगा, EI प्लस से माइनस क्यू। लेकिन अभी इसमें इलेक्ट्रॉन और है, तो ये तब तक आते रहेंगे और आएंगे, तब तक आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे, जब तक ये साले इसको बराबर ना कर दे, तो फिर ये जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो थी कंडक्टर, है ना? अब मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, अब आ जाइए इंसुलेटर, शायद अच्छा लगेगा आपको। इंसुलेटर, मैंने अभी इंसुलेटर में क्या बताया, जब आप एक मॉलिक्यूल रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यदि ये कोई कंडक्टिंग स्लैब है, सब देखना आप, ये सॉरी इंसुलेटिंग स्लैब है, सॉरी इंसुलेटिंग, तो इसमें कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, कई सारे। ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल की फिजिक्स बताई, लेकिन यदि मैं कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हूं तो उसमें तो कई मॉलिक्यूल होंगे। सपोज करो 3 लेता हूं मैं, 3 प्लस माइनस, मतलब इमेजिन करो, है ना, ऐसे 3 क्यों और ज्यादा, तो प्लस माइनस, तो ये क्या चीज है बेटा? ये मॉलिक्यूल बनाए मैंने बहुत सारे, एक कोई इंसुलेटिंग, वो वाली हम डेरिवेशन करते थे ना, कि हमने कैपेसिटर की प्लेट में एक इंसुलेटिंग स्लैब डाल दिया। आइए उसकी इंटरनल फिजिक्स और देखो थोड़ी सी। अब जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, आप ऐसे ये, अब मैं इसको यहां रखने जा रहा हूं, इसको यहां रखने जा रहा हूं, इसको यहां, ठीक है? यानी आप ऐसे समझो, इंसुलेटिंग स्लैब को कैपेसिटर के बीच में रखने जा रहा हूं, या एक इंसुलेटर, ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल का तो सबको पता है, लेकिन जब मैं इसको रखूंगा, ये कंडक्टिंग स्लैब थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी, कंडक्टिंग स्लैब, अब इंसुलेटिंग स्लैब रख रहा हूं, तो पता है क्या होगा? अब गौर से देखना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। हर मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, हर मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा पोलराइज। तो इधर वाला देखना, ये पोलराइज हो जाएगा ऐसे, जो यहां सिखाया है, ये वाला भी पोलराइज हो जाएगा, ये वाला भी पोलराइज हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सबको इमेजिन कर लो, मैं क्या क्या बनाऊंगा बार बार, एक आध और बीच का बना देता हूं, ठीक है? ये भी पोलराइज हो जाएगा, ये भी पोलराइज, ये भी। तो पता है हम क्या फिजिक्स एज्यूम करते हैं? हम ये एज्यूम करते हैं कि इस प्लस और माइनस को कैंसिल कर दिया, इस प्लस माइनस ने इसको कैंसिल कर दिया, इमेजिन कर लेते हैं ये नेगेटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, ये पॉजिटिव इधर आ गया। मतलब जो आज मैं ये बात खुल के बता रहा हूं, लेकिन हम डायरेक्ट क्या पढ़ते थे? यही तो पढ़ते थे कि इंसुलेटिंग स्लैब को यदि मैं किसी कैपेसिटर के बीच में डाल दूं, ठीक है, तो बस इतना पढ़ा देता था मैं, बस हो गया यही। तो असलियत में एक स्टेप बीच में ये होता है। तो अब सुनना, इसमें और इसमें अब अंतर फील कर लीजिए। इसके पास बल्क में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और EI को E0 के बराबर करके मानेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें सारे मॉलिक्यूलों को बस वो पोलराइज किया जा सकता है, तो इसमें आते रहेंगे, आते रहेंगे कहानी नहीं है। एक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टेज पे आके इक्विलिब्रियम में सेट हो गया, वो रह जाएगा बस। यहां कुछ समझ में आया या नहीं आया? कुछ समझ? तो यहां पर जो EI है वो E0 को कैंसिल नहीं कर पाता, E0 और EI कैंसिल नहीं हो पाते भैया, जो बन गया सो बन गया। एक्चुअल में ये इंसुलेटर की फिजिक्स होती है, कंडक्टर की होती है। इंड्यूस, अच्छा इंड्यूस दोनों में हुआ इधर की साइड, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां इंड्यूस हुआ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां इंड्यूस हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना, दोनों के इंडक्शन में
इंड्यूस हुआ, क्योंकि इंड्यूस वर्ड तो तभी यूज कर लेते नॉट टचिंग ओनली सी। ये बात समझ में आ गई? तो यानी जैसे हम इसको इसमें रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है अंदर। तो आपसे कोई पूछे कैपेसिटर जब एनर्जी स्टोर करता है तो कहां करता है? उसके डाइलेक्ट्रिक में स्टोर हो जाती है एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अब आ जाओ, हाँ देखिए कैपेसिटेंस। कंडक्टर चाहे ऐसा हो, चाहे आड़ा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है इंडिविजुअल कंडक्टर का, ठीक है। तो चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाता है प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो अच्छा इसका ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे क्यू वी, ऐसे तो आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, और कोई किसी भी एक्सिस पे रख लो, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है? सीवी। ये कहलाता है कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट फेराड होती है। फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए जनरली आपको सवाल के समय फेराड, माइक्रोफेराड, पिकोफेराड ऐसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात। दूसरी बात, यदि ये तो हो गया यूनिवर्सल फॉर्मूला, नो कंडीशन अप्लाइड, नो। लेकिन यदि ये इस शेप में आ जाए तब आप कैपेसिटेंस का स्पेसिफिक ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड के साथ है, तभी लगेगा जब स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी हो। तीसरी चीज, यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट जो कि आपके सिलेबस में है, सीधे मुद्दे पर हो, तो आप, यदि मैं आपसे कहूं तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करके आप ये वाला याद करो कि मैंने इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, सॉरी इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी, इंसुलेटिंग स्लैब जिसकी थिकनेस टी है और ये डी है, प्लेटों का एरिया ए है, ठीक है। ये तो इस सिचुएशन का, यदि एक कैपेसिटर दो, जिसकी एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, बीच में इंसुलेटिंग स्लैब डाल दी है ना, इंसुलेटिंग स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस सिनेरियो का जो कैपेसिटेंस निकलेगा, कैपेसिटेंस, तो आप ये याद करो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, 1 माइनस 1 अपॉन के। ये ऐसे याद कर ले, डी माइनस टी, या इसी को खोल दीजिए, एक ही बात है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी अपॉन के। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर डाला तो बाकी सारी सिचुएशन झिंगा लाला। अब जैसे मान लो इसी में ही केस, ये स्लैब हो ही नहीं, ये स्लैब हो ही नहीं, तो ठीक है, यानी यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ एयर हो, तो पता ना, यदि स्लैब नहीं होगी तो T0 रख दीजिए, स्लैब नहीं है तो T0 रख दीजिए, बताना T0 रखते ये टर्म और ये टर्म खत्म, तो C नॉट कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। और फिगर कैसा दिखेगा हमको? ऐसा। बोलो यदि T0 रख दूं तो ये फिगर ऐसा दिखेगा, कैपेसिटर ऐसा दिखेगा, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एयर, सुनो इमेजिन करो, यदि मैं पानी में पानी ही डाल दूं तो वो उसी जैसा हो जाता है। तो आप ऐसे समझो, मैंने ये रे, और इसमें एक ये कैपेसिटर था जिसमें एयर था, मैंने इसमें एयर और डाल दी है, ए से लेके बी तक एयर थी, मैंने इसमें एक ऐसी स्लैब डाल दी जो एयर की बनी हुई है, तो एयर में एयर डाल दी। ऐसे समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि मैंने एक स्लैब रखी है जिसका K1 है, क्योंकि यदि ये एयर और ये भी एयर हुई तो ये फुली एयर हो जाएगा ना, एयर और ये भी एयर ही हुई तो फुली एयर हो जाएगा। और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए K1 होता है, तो K की वैल्यू 1 रख दोगे तो भी C नॉट, बताओ एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, डी की जगह डी, टी की जगह टी प्लस टी अपॉन 1 देखो, लिखो मत, कट गया, तब भी यही आया। दूसरा बी, यदि मैं इसको यहां से यहां तक फुली डाइलेक्ट्रिक कर दूं, मतलब यहां से यहां तक ही पूरी स्लैब होती, फिर तो आप क्या करोगे? टी की वैल्यू डी रख दीजिए, आपकी स्लैब टी के डी हो गई, टी की जगह डी रख दीजिए। तो जो अब ये फुली, ये जो कैपेसिटर है इसमें फुली मीडियम है, तो सी एम देखते हैं, टी की जगह डी रख दीजिए, इसमें टी की जगह डी रखोगे तो ये कट जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, टी की जगह डी प्लस डी अपॉन के, ये कट गया, सी एम आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी, नीचे के। तो आप ऐसे याद करिए, यानी ये मीडियम वाला कैपेसिटर है। और हाँ, एक जनरली आपके सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी बोल देता हूं, बाई चांस ये
इंसुलेटिंग स्लैब ना होके कंडक्टिंग स्लैब होती है, कंडक्टिंग स्लैब। यदि ये कंडक्टिंग स्लैब, तो जैसे एयर के लिए K1, तो K इनफाइनाइट रख देना। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। मतलब शकल देखने में तो एक सी लग रही है दोनों की, भाई शकल तो एक सी लग रही है, लेकिन ये इंसुलेटिंग स्लैब है और ये कंडक्टिंग स्लैब है, तो थोड़ी सी फिजिक्स में अंतर आ जाता है। आप कुछ मत करो, इसको पढ़ रहा तो सारे फॉर्मूला झिंगा लगा। आप टी की जगह क्या रख, वो सॉरी के की जगह इनफाइनाइट रख दीजिए। तो जब ये के इनफाइनाइट रखा जाएगा तो नीचे इनफाइनाइट, ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो कंडक्टिंग सी विद कंडक्टिंग स्लैब एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। इसमें बेसिक एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं, बताना सीएम, सीएम माने ये वाला कैपेसिटर, ये वाला प्योर, ये वाला, वो ये आया था, अपॉन सी नॉट करूं, सीएम अपॉन सी नॉट, तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे भी डिफाइन करने को आ जाता है। आइए एक बार समरी दे दूं। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट से के पढ़ा था, लेकिन धीमे धीमे पता चला एफ नॉट अपॉन एफ एम से भी के निकाल सकते हैं, ई नॉट अपॉन ई से भी, खाली एफ ये लिख देता हूं, ई से भी के निकाल सकते हैं, और सीएम अपॉन सी नॉट से भी के निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस इतना ध्यान रखना, जब आप ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ये और सबसे लास्ट वाला, उसमें मीडियम वाली वैल्यूज ऊपर है। ये किसकी परमिटिविटी है? मीडियम की परमिटिविटी, और ये वैक्यूम की, मीडियम की वैक्यूम की। लेकिन जब आप ये दो फॉर्मूले लगाओगे तो मीडियम वाले नीचे है और एयर वाले ऊपर है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इसको याद रखने की, ठीक है। अब जब कैपेसिटर पे आप चार्ज भी दे दोगे, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कैपेसिटर किसी भी सिचुएशन का हो, चाहे ये सिचुएशन का हो या ये, तो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, आप हाफ CV स्क्वायर याद कर लो फॉर्मूला मेरी तरफ से। लेकिन C और V ना देके ऐसे दे रखे हैं तो आप हाफ QV भी लगा सकते हो, और एक और फॉर्मूला है, एक और लगा सकते हो। तो याद है किसी को? नहीं, बोलो बोलो बोलो, Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये तीनों से अलग अलग फॉर्मूले नहीं आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे अलग, तीनों से एक ही आएंगे, ठीक है ना। फटाफट कोई भाई यदि सवाल में Q और C दे रखा हो तो डायरेक्ट ये लगा लो, लेकिन फिर भी आपको एक ही कोई याद करना है, कोई एक। तो मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये हाफ CV स्क्वायर, हाफ चामिंडा पास स्क्वायर, इसको याद रखिए। फिर एक इसी में ही एनर्जी डेंसिटी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला नहीं है, जैसे आप स्किप भी मार सकते हो बिल्कुल, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा कन्हैया को याद है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका कोई ज्यादा कोई, हाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बिल्कुल ठीक, हाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यदि देखो, यदि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहां लगाओगे तो ई नॉट लिख देना, और यहां लगाओगे तो ई आएगा। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही सिंबल मार देना। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर में एक टॉपिक और है, वो ये एक और नेक्स्ट, कि जब हम एक ये रहा कैपेसिटर, एक ये रहा कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटेंस है और अलग अलग ये V1 V2 से पोटेंशियल से चार्ज है, C1 C2। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे भी खूब सवाल मिलेंगे। और जब आप इसको आपस में कनेक्ट कर देते हो, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, ठीक है ना। हाँ, तो जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा, और चाहे कैपेसिटर कैसे भी हो, चार्ज बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल जो इसका V1 इसका V2 था, दोनों का पोटेंशियल V और V हो जाएगा। और इस V की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इज इट ओके? ये कॉमन पोटेंशियल। फिर एनर्जी के तो आसान रहेंगे, वैल्यूज में होगा तो और आसान होगा, ठीक। आइए, और सीरीज पैरेलल की कहानी आपको पता ही है, यानी कैपेसिटर में ये टॉपिक है और सीरीज पैरेलल है। सीरीज पैरेलल की कहानी आपको पता ही है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, कि सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पैरेलल में कौन सा लगता है। इक्वल होंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे इक्वल कैपेसिटर का ही बता देता हूं, बाकी तो नहीं बता रहा मैं। यदि सी 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 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो NC आएगा, और सी 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 सी, ठीक। यदि सीरीज में हो तो C/N। यहां से बस आपको ये याद रखना है कि पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए की जाती है,
और सीरीज ग्रुपिंग इफेक्टिव कैपेसिटेंस गिराने के लिए की जाती है, और ये टॉपिक प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए मैं कुछ सवाल अब कराता हूं। वैसे तो इस चैप्टर में यही फंडामेंटल्स है, ये चैप्टर खत्म है, बस इसमें आप अपने डाउट भेजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पेज 26 पर पहला क्वेश्चन है, तो देखिए, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है अननोन कैपेसिटेंस, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, मैं फिगर में, एक अननोन कैपेसिटेंस है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है ना। द चार्ज स्टोर्ड इन इट्स, इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है, 360 माइक्रोकूलम। अच्छा एक चीज और, जब हम कैपेसिटर पे Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाते हैं, मान लो, ठीक है, कैपेसिटर पर, तो ये किसी एक प्लेट का चार्ज आता है, किसी एक प्लेट का चार्ज होता है, ये दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो एज एन कॉम्बिनेशन कैपेसिटर पर टोटल चार्ज 0 होता है, याद रखिएगा, टोटल चार्ज 0 होता है, याद रखिएगा, है नहीं। चलिए, तो इस पे इतना चार्ज दे रखा है। अब कह रहा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। अब सेकंड सिनेरियो कि अब हमने इसी कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो 120 वोल्टेज घटा दिए, पहले V वोल्टेज लग रहा है, अब V माइनस 120 लग रहा है, ठीक है। तो द चार्ज स्टोर्ड, अब इस पे जो चार्ज आया वो आ रहा है 120 माइक्रोकूलम, ओके। जब V वोल्ट था तो 360, जब V माइनस 120 था तो 120। तो आपको दो चीज निकालनी है, एक तो V पोटेंशियल निकालना है, ये था कितना, और एक इसका C निकालना है, पहले तो इतना काम। फिर दूसरा है व्हाट विल बी द चार्ज इन द कैपेसिटर, यदि वोल्टेज हम 120 वोल्टेज बढ़ा देते तो वो कोई इशू नहीं होगा आपके लिए, वो तीसरा क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, करके बताइए, तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है, बताता हूं बेटा। V वोल्ट लगाया तो 360 है, तो एक, अच्छा इस दौरान इसमें इक्वेशन बना दो, इसकी इक्वेशन बना दो। अब इस दौरान C तो सेम रहा है ना, C को, अच्छा बताओ, यदि मैं यहाँ Q इक्वल टू CV की इक्वेशन लगाऊं तो Q की जगह रखूंगा 360 माइक्रो, माइक्रो मान लेते हैं ना, C की जगह माइक्रो कूलम लिख देता हूं, C की जगह C और V की जगह V। और जब ये वाली इक्वेशन यहां ऐड करूंगा तो चार्ज है 120 माइक्रो कूलम, C वही रहा लेकिन V माइनस 120। तो बेटा मैथ के स्टूडेंट हो ना, इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड, अब क्या नियत रही है मेरी डिवाइड करने की, C हट जाएगा तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, इबारत ये 3 तो इधर आया, V अपॉन V माइनस 120 आया, देखना आप, 3V माइनस 12 36 360 इक्वल टू V, ये यहां आ जाएगा, तो 2V इक्वल टू 360 और V इक्वल टू 180 वोल्ट। कितना आसान था सवाल, ठीक, 180 वोल्ट आ गया। अब क्यों, मैं ये उम्मीद करूं क्यों निकाल लोगे आप, उम्मीद करूं क्यों नहीं C निकाल लोगे, क्योंकि क्यों ये दे रखा है V 180, C निकाल लोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन और बोल देता हूं, करा नहीं रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन उसने ये बोला था कि बताइए यदि मैं अगला तीसरा फिगर V प्लस 120 कर दूं तो उस पर कितना चार्ज आएगा। V प्लस 120 का मतलब V तो 180, 120 वोल्ट और जोड़ दूं तो कितना हो गया 300 वोल्ट, 300 वोल्ट पे चार्ज निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा 27, देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये दे रखा है 6 वोल्ट की बैटरी है और यहां एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। यहां पर 1 माइक्रोफेराड, ये माइक्रो में है ना, C1 1 माइक्रोफेराड, यहां पर 2 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, ये कितना है 1 माइक्रोफेराड, एक यहां पर और है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, आना चाहिए। चलिए करिए आप, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। हिंट ये है कि आप पहले इस पूरे अरेंजमेंट को एक कैपेसिटर में बदलो,
सॉल्व करो अपने आप, देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल। चलिए, यदि प्रॉपर रिवीजन, हाँ नमन वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में नमन जीत गया। यदि प्रॉपर रिवीजन करना है तो इस रिवीजन क्लास के साथ साथ प्ले लिस्ट बनी हुई है एक, जिसमें लिखा है एमसीक्यू यूनिट 1। इसके बाद वो वीडियोस के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो आता है उसको मत देखना पूरा भाई, क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है पूरी वीडियो देखो, 5-5 मिनट 7 मिनट की वीडियो है, क्वेश्चन पढ़ना आपको लगता है आप कर लोगे तो मत देखना उसको, यदि प्रॉपर वीडियो करना है। हाँ दिव्यांश वेरी गुड, लेकिन कुछ है माइक्रो वाइक्रो कुछ नहीं। ये क्वेश्चन भले ही पोटेंशियल एनर्जी जैसा लग रहा है, पर ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना आना आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला चाहिए, वो सॉरी सीरीज ऑफ पैरेलल सॉल्व करना आना चाहिए। कौन सीरीज कौन पैरेलल पहचानो, उसको सिंगल सिस्टम में बदलो। गलत 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 शिट गलत हो रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें पहचानिए कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो हमेशा मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ, ऐसे सवालों में ना सबसे बैक से स्टार्ट करते हैं तभी ढूंढ पाते हैं। ना तो ये हमें देखो, ना तो ये सीरीज पता है, ये सीरीज यदि ये तार नहीं होता तो ये सीरीज हो जाता, पर ये तो तार लग रहा है तो ये सीरीज नहीं है। ठीक है, ठीक, ये दोनों सीरीज में, सब लोग चेक करो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो भी फ्लो यहां से यहां तक बैक टू बैक जुड़े हैं, कोई और पाथ नहीं है, तो ये दोनों सीरीज, तो 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 1 आएगा। तो तुम दोनों हट जाओ, हटा दिया मैंने, और इसकी जगह एक 1 लगा दो। और कहते ना आप करो तो सही, आगे तो बढ़ो, 2 और 2 का 1 आएगा C/N वाली ट्रिक से। अब ये दोनों पैरेलल में चेक करो, क्योंकि यदि मैं इस पॉइंट का नाम A दूं और इस पॉइंट का नाम B दूं, सोचो तो ये कैपेसिटर भी A और B से जुड़ रहा है और ये कैपेसिटर भी A और B से जुड़ रहा है, तो ये कंफर्म है ना। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, जो कंफर्म हो जाए उसे आगे बढ़ो। ठीक, अच्छा एक चीज और, बाई चांस सपोज करो ये कैपेसिटर नहीं होता, इमेजिन करो ये, तो ये तीनों पैरेलल में होते या नहीं होते। इमेजिन करो ये कैपेसिटर नहीं होता ये वाला, तो ये तीनों पैरेलल में होते या नहीं होते। जी हाँ, फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाते। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, बाई चांस आपकी नजर नहीं गई, आपकी नजर जा रही है दोनों पैरेलल में, जबकि ये तीनों पैरेलल में थे, आपकी नजर यहाँ की, तो घबराओ मत, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो भी आंसर। तो ध्यान रखना, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर तब सॉल्व कर लो, ध्यान रखना। लेकिन चलिए ये हम अपनी तरफ से सवाल क्यों, तो अब बताइए ये दोनों पैरेलल में जुड़ जाते हैं कैपेसिटेंस 1 और 1 2, तो उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में कनेक्शन रखना है हमें, ए और बी के बीच में ही उस 2 को लगाएंगे, तो इन सबको हटा के ए और बी के बीच में ही एक 2 का लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे सोचो अब क्या है, आप बनाते तो जाओ तभी तो रास्ता मिलेगा। ये दोनों पैरेलल में ना यार, ना ना, क्योंकि ये ए और बी से जुड़ रहा है और ये ए और सी से, क्योंकि ये और ये पोटेंशियल अलग होंगे क्योंकि बीच में कंपोनेंट आ रहा है। हाँ ये दोनों सीरीज में है या नहीं है, दोनों सीरीज में चेक करो। देखो जब मैं इस रास्ते से चला तो इस पूरे ट्रैक पे कोई और दुकान थी नहीं, ये 2 ही दुकान थी। ठीक है, ये तो ये दोनों ही सीरीज में, बस ये 2 ही है, तो 2 और 2 का सीरीज 1 आएगा। तो तुम दोनों हटो, मैं आ रहा हूं, तो ये हटा दिया, 1 लगा दिया 1। अब बताओ 1 और 1 ये पैरेलल में, क्योंकि ये और सी, ये ए और सी के बीच में लग रहा है, तो 1 और 1 का पैरेलल 2, तो तुम दोनों हटो, तो इस सिस्टम का जो नेट कैपेसिटेंस आया वो 2 आया। 2 माइक्रो में थे ना, माइक्रो है पढ़ लू मैं, हाँ माइक्रो फैराड में थे। अब बताइए मेन जो सवाल था वो ये, एनर्जी के लिए पता ना 6 वोल्ट पूरे के पूरे 6 वोल्ट इधर पहुंच जाएंगे, अकेला कैपेसिटर है तो। ठीक है, हाफ CV² लगाइए, आंसर निकालिए। हाफ सी कितना है 2 माइक्रो फेराड, और वोल्टेज कितना है 6 6 36, 2 से कट गया ये, तो 36 माइक्रो जूल, 36 इंटू 10⁻⁻6 जूल। चलिए एक और सवाल करेंगे हम। ठीक है, 228 करेंगे, आप लोग करके बताएंगे, लेकिन बेटा परफॉर्मेंस आप साबित कर रही है, आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक, और मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो मैं पहले शीट का करा चुका हूं या एनसीईआरटी का करा चुका हूं, वो तो मैं करा ही नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, सर्किट दे रखा है 4 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2.5 वोल्ट है और ये 2 ओम है। ये आपके सामने सर्किट सजा दिया मैंने, है ना।
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इसका रेजिस्टेंस भी है 0.5 ओम, लैंग्वेज में दे रखा है, वैसे नहीं बोला था उसने, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, आपको कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज निकालना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, करिए। चलिए बताता हूं क्या कर रहे हो, पता नहीं कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, यदि ये पॉइंट में ए दे दूं तो इस पॉइंट का नाम बी, तो ये ए बी बी बी, ये सभी पॉइंट बी है। कैपेसिटर वाली आर्म में करंट जा ही नहीं सकती, कैपेसिटर वाली आर्म में कभी करंट नहीं जाती, पता है ना, ठीक है ना। कैपेसिटर वाली आर्म में करंट जा ही नहीं सकती, करंट सिर्फ इस आर्म में फ्लो होगी, यानी जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। तो आप पहले वीएबी निकालो, आपका टारगेट होना चाहिए वीएबी निकालो, क्योंकि यदि क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए हो गया, सोचो, और ये पॉइंट बी है तो ये भी बी हो गया। लेकिन एक मजे की बात, ये पॉइंट बी है तो ये इस बार बी ही माना जाएगा इस सवाल। वैसे तो ये बी तो मैं सी बोलता, तो ये बीच में रुकावट है, लेकिन ये भी तो इस बार बी कैसे, क्योंकि सुनिए, यदि मैं इस पॉइंट को सी मान भी लेता हूं, सब लोग सुनो, इस पॉइंट को सी मान लेता हूं, है ना, तो बताइए इस पे ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसे लिख देता हूं VB माइनस VC। करंट तो जीरो है ना इसमें, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है जब ये करंट ही अलाउ नहीं करेगा। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा है ना, EMI में, NAC में, कैपेसिटर ब्लॉक द DC, तो इस आर्म में करंट होगी नहीं इस पूरी में, तो इसमें करंट ही नहीं है, भले रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो RHS जीरो आ रहा है, तो बताइए VB माइनस VC जीरो, तो कुछ पल्ले पड़ा कि बी और सी का पोटेंशियल बराबर होगा इस वाले केस में, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही। अच्छा करंट जा रही होती तो ये अलग और ये अलग पॉइंट होता। तो अभी बोलो ये पॉइंट बी है तो इसको मैं बी लिख दूं, इसका मतलब यदि आपको कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, कैपेसिटेंस पता है Q इक्वल टू CV, ये निकालना है, ये पता है, तो ये और पता चलना चाहिए ना, और ये लिखूंगा मैं VAB, क्योंकि कैपेसिटर किन दो पॉइंटों से जुड़ रहा है, ए और बी से। हालांकि इस वाले सवाल में क्योंकि पॉजिटिव इधर है, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा कैपेसिटर पर, यानी इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हायर पोटेंशियल से जो कनेक्ट होता है वो पॉजिटिवली हो जाता है, हायर हो जाता है। क्या मैंने जितना बोला उतना समझ में आया? उन लोगों से बोल रहा हूं जिन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, इतनी बात समझ में आई नहीं आई सबको, कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मानो तो ये बी हो गया, और इस वाले में ये भी बी हो गया। और आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करिए कि कैपेसिटर वाली आर्म में वो जो रेजिस्टेंस है वो बिना बात के लगा हुआ है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। चलो, तो अब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बुद्धि लगाओ आप सोच के, आपको जब चार्ज निकालना है तो V निकालना, तो VAB निकाल लो। अब VAB या तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो या ओम्स लॉ लगा दो इस पे। तो देखिए बेटा, मैं VAB निकालने, क्योंकि ये दो ओम भी A और B से जुड़ रहा है। अच्छा पहले इसमें लूप लॉ लगाइए, क्योंकि करंट तो पता ही नहीं है हमें, तो लूप लॉ लगा रहा हूं मैं, ऐसे आता है ना, ऐसे करके लूप लॉ लगा देता हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस का 2.5 प्लस का 0.5i, इस पे जो करंट गई होगी है ना 0.5 ये, और प्लस का 2i इक्वल टू 0, 2.5 तो आई आ रहा है 1 एम्पियर, आई 1 एम्पियर आ रहा है, समझ गए। इस वाले लूप में 1 एम्पियर, ऊपर नहीं जाएगी करंट। अच्छा अब बताइए 1 एम्पियर आ गया तो VAB कितने लोग निकाल सकते हो, या तो टर्मिनल वोल्टेज वाली इक्वेशन लगा दो V माइनस आई आर, या इस पर ओम्स लॉ लगा दीजिए, RIR बोलो, कैसे भी निकाल दो एक ही आएगा। चलो मैं ये लगा देता हूं ओम्स लॉ, इस पर किसी रेजिस्टेंस में उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये A और B से जुड़ रहा है, करंट कितनी जा रही है इसमें 1 और रेजिस्टेंस है 2, मैंने ये लगाया है, करंट 1 है रेजिस्टेंस 2, तो 2 वोल्ट हो गया, VAB 2 वोल्ट है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर पे आ जाओ, Q इक्वल टू CV, Q पता नहीं, C कितना है इसका 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, और वोल्टेज पता है इस पे कितना वोल्टेज निकालने में हम सक्षम हुए, वोल्टेज इस पे 2 वोल्ट ही है, तो Q आ रहा है 8 माइक्रोकूलम, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, इससे मिलता जुलता ही होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, ठीक, कहाँ है,
अच्छा एक चीज और, प्लीज मेरे कहने पे उस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा, अभी मैं सवाल पे बाद में आ रहा हूं, कि ये कैपेसिटर है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको V वोल्ट से चार्ज किया, बैटरी से बैटरी लगा दी, और बैटरी V वोल्ट की है, तो ये भी V वोल्ट से चार्ज हो गया होगा, इस पे कुछ चार्ज गया, ठीक है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसके अंदर, कुछ E नॉट लिख देता हूं मैं, E नॉट, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ कैपेसिटेंस होगा इसका, ये कहानी होगी। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हायर प्रायोरिटी पे रखना, और वो वाला वीडियो देख लेना कहीं, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ना है तो। अब इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं, दो सवाल पूछे जाते हैं, वो ये कि यदि मैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक घुसाऊंगा, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक घुसाऊंगा, ठीक है, लेकिन दो तरीके से, एक तो मैंने ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी से कुछ नहीं, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, लिखना पड़ेगा ये, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस। और दूसरा है, पहले बैटरी हटाई, पहले कैपेसिटर से सपोर्ट हटा दी, सोर्स हटा दी, पहले ही हटाई, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला है, उसके बाद, यानी डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, लेकिन कब? आफ्टर द बैटरी इज, आफ्टर द बैटरी डिस्कनेक्शन। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बैटरी हटाते हो तो फिर वो यही सीन रहेगा, वो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, तो वो कुछ चीजें पूछता है कि कैपेसिटर पे क्या चेंज हुआ होगा, ये इसमें 5 चीजें रट लीजिए। अब सुनिए, ये आप ऐसे समझो कि ये कोई भगोना था, है ना, ये भगोने को वो, या जग था, जग को आपने भगोना कर दिया और टोंटी खुली हुई है अभी भी, जग को भगोना चाहिए, मैं क्या करूं, जग को भगोना कर दिया, क्योंकि कैपेसिटेंस तो दोनों ही सूरत में बढ़ गया ना, क्योंकि यहां कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा होगा C नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लेकिन ये मीडियम वाला कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस तो CM K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लगेगा, और यहां भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला CM K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो आपने देखा ना, दैट इज C बढ़ गया K टाइम्स, दैट इज C बढ़ गया K टाइम्स, दिख रहा है साफ साफ, यानी जग को भगोना बना दिया आपने। लेकिन अब सुनना, जग को भगोना बना दिया, जग का पानी भगोने में कर दिया, इमेजिन करो, जग का पानी भगोने में कर दिया, लेकिन इसमें जग का पानी भगोने में तो कर दिया, पर टोंटी तो चालू ही नहीं है, टोंटी तो बंद कर दी, टोंटी माने सोर्स है ना, सोर्स यानी, और इसमें टोंटी कंटिन्यू है, तो इसी से फील कर दो, यदि जग का पानी भगोने में कर दोगे, जग को भगोना बना दोगे और टोंटी कंटिन्यू, तो पानी भी तो भर जाएगा। फिलहाल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, जो पहली चीज है। क्यों रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि बैटरी जितने वोल्ट की थी वो उतने वोल्ट की अभी भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। हालांकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले घटा होगा, पहले। अच्छा बताओ, जग का पानी भगोने में करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? जग का पूरा पानी भगोने में करोगे तो भगोने में तो थोड़ी सी लेवल पे आ जाएगा, तो लेवल तो घट जाएगा, लेकिन यदि टोंटी ऑन है वो फिर लेवल बढ़ा देगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बैटरी। ये इसमें बताना क्या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा? नहीं। हमें इसमें इस बात के लिए किस चीज के लिए श्योर है कि सर चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। पता हम इसमें क्यों श्योर हो गए कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि चार्ज बढ़ाने वाला जो है वो है ही नहीं है। यानी जो चार्ज यहां तक जग का पानी भगोने में कर दो तो पानी तो उतना ही रहा। यदि आप टोंटी कंटिन्यू ऑन नहीं रखते तो जग का पानी भगोने में कर दो, बस टोंटी ऑन मत करो तो पानी तो उतना ही रहा। तो इसका मतलब पहले बस इतनी चीजें आप पकड़ लो, बाकी तो अपने आप आती चली जाएंगी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इसमें। अब बताइए पहली चीज, दूसरी चीज, अब तीसरी चीज चार्ज होती है तो Q इक्वल टू CV से बुद्धि लगाओ। V बदला नहीं, C बढ़ गया है K टाइम्स, K टाइम्स। अच्छा फुली डाइलेक्ट्रिक डाला तो K टाइम्स, ठीक। तो इसका मतलब इसमें Q भी बढ़ गया। और फील करो, फील करो इसको बाल्टी भगोने से, कि बाल्टी को भगोने में रख दोगे, टोटी ऑन कर दोगे तो पानी भर जाएगा। इसमें तीसरी चीज Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहा है इसमें, है ना, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो साफ दिख रहा है इसमें पोटेंशियल घटेगा K टाइम्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये पोटेंशियल घट जाएगा
और आप फील करो बाल्टी का पानी भगोने में कर दोगे तो लेवल डाउन हो जाएगा। चलिए चौथी चीज पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/D होता है, जो यहाँ पे डिस्टेंस होती है D। अब बताओ, जब आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया होगा E0, तो क्या लगाया होगा? V/D। यहां जब लगाया होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, और जब यहां लगा रहे हो E का फॉर्मूला V/D, वही पोटेंशियल डिफरेंस वही सेपरेशन, तो E तो बराबर आ रहा है। और यहां जब आप फॉर्मूला लगाओगे E का V/D, तो बताइए D वही है, लेकिन V पिछले उसमें स्टेप में साफ आ रहा है, कम हो चुका है, कम हो चुका है ना। चलिए तो E भी घट जाएगा। और रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले लेके आप वो पकड़ो जो आपको आसान हो। जैसे इसमें V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो V का या तो हाफ QB वाला फॉर्मूला ले लो या हाफ CV² वाला, दोनों में आसान रहेगा लेने को। Q²/2CV ले सकते हैं, लेकिन हाफ QB वाला या कौन सा वाला, हाफ CV², हाफ QB वाला ले लेता हूं मैं। अब इसमें ये फायदा है, मेरा दिल इस पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हाफ की तरह V भी कांस्टेंट है, हाफ की तरह V भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ आपको बुद्धि Q पे लगानी है। तो बताना जब Q बढ़ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी K टाइम्स। ठीक, अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे क्योंकि Q कांस्टेंट है तो Q वाला कोई भी यही ले लेता हूं फॉर्मूला, हाफ QB। तो बताना हाफ की तरह Q भी कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ V पे डिपेंड है, और V घट गया है तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई K टाइम्स। चलिए एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, करेंगे सब लोग आप घर पे, ठीक। देखिए देखिए एक तो ये निकालना है आपको, एक सर्किट दे रखा है, ये रहा 6 वोल्ट, मैं ये बताऊंगा नहीं, ये 1 ओम, ये बैटरी फिर 6 वोल्ट, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है, और उसने बोला यहाँ तो सिंबल भी दे रखा है माइनस प्लस, वो देख लेना। C की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड है, 5 है बेटा, ठीक है। ये 12 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस, वैसे ये ठीक है। आप इस वाले लूप को सॉल्व करना, ऊपर वाले लूप को, क्योंकि करंट यूं ही जा सकती है, इसमें नहीं जा सकती। इस पॉइंट को A और इसको B मान लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि बैटरी है, आपको VCB, सवाल वही है, क्या निकालना है इसमें, चार्ज, इसमें चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, ठीक है। एक तो ये सवाल, फिर दूसरा ही दे रहा हूं, नहीं, एक तो ये निकालना है कि क्यों निकालो, ठीक है। और दूसरा सवाल ये रहा, वैसे वो सेम से ही है, लेकिन चलो 5 वोल्ट प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं। 5 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 4 माइक्रोफेराड और 10 वोल्ट 3 ओम। मतलब सवाल की जो रूपरेखा है वो सेम ही है, इसमें पॉइंटों के नाम इसमें ऐसे दे रखे थे वैसे तो, A B C D E F, इसमें भी पॉइंटों के नाम ABCDEF, ये आपके होमवर्क के लिए। इसमें पूछा है इस पर वोल्टेज निकालना है, इस पर वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर भी बता दूं, अच्छा चलिए। और इस पर क्यों निकालना है, ये 2 सवाल हैं, पहले स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक। आंसर बताऊं कि आंसर कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दूं, बताओ आंसर बताऊं या कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दूं? जल्दी बताओ, चलिए। और अच्छा बता दो, अच्छा बता ही देता हूं, है नहीं, बता देता हूं। कौन सा क्वेश्चन, इसमें जो आ रहा है आंसर Q, इसका आंसर आ रहा है Q = 10 माइक्रोकूलम, और इसका जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 2 वोल्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन और देखिए, ठीक, एक क्वेश्चन और, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया सा लेना। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक सर्किट बना हुआ है बेटा, MCQ टाइप की है ये, है ना, ठीक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यहाँ पे की लग रही है एक के, और ये कैपेसिटर है, ये C। A parallel plate capacitor is connected to battery as shown in figure. Consider 2 situation. अब 2 सिचुएशन आपको कंसीडर करनी है। पहली है कि
के क्लोज है, मतलब पहली सिचुएशन की को क्लोज है एंड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल। मतलब जैसे इन दोनों की प्लेट है, की के क्लोज की है एंड उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, और डिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक वर्ड यूज किया है उन्होंने, बाय यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल। ये थोड़ा सा इससे बच्चा घबरा जाता है। इंसुलेटिंग हैंडल से करेंगे तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम अपने हाथ से करोगे तो क्या होगा, आप कैपेसिटर का चार्ज आपके हाथ के थ्रू अर्थिंग भी कर सकता है। तो ये जो इंसुलेटिंग वर्ड बोला है उसने कि हमने इंसुलेटर को यूज करके कैपेसिटर की प्लेटों को दूर कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के चार्ज को उसने तो डिस्टर्ब नहीं किया। यानी पहली सिचुएशन ये है कि की के क्लोज है और कैपेसिटर के सेपरेशन को बढ़ाया है। और दूसरी सिचुएशन है की के ओपन है, की के ओपन है, ठीक है, और डी बढ़ाया है। मतलब सिचुएशन ये है कि डी दोनों में बढ़ाया है, लेकिन एक बार की ऑन करके एक बार की ऑफ करके। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है, पहले चारों ऑप्शन सुन लेना। इन फर्स्ट Q इक्वल टू कांस्टेंट और C इक्वल टू C चेंज होगा, C चेंज हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये रहा। दूसरा है B इन सेकंड, अभी मैं आपके सामने, V तो कांस्टेंट रहेगा बट C चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इन फर्स्ट V कांस्टेंट रहेगा, Q चेंज हो जाएगा। और डी ऑप्शन है इन सेकंड Q इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा और V इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। चलो इसका आंसर तो अभी सोचिए। मतलब 2 सिनारियो दिए हैं, उन सिनारियो से कि पहले फिगर में ये दूसरा माने ये वाली सिचुएशन, फर्स्ट ये और सेकंड ये। पढ़िए आराम से और बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए बताता हूं। सबसे पहले देखो, आप खुद सोचो, यदि की के क्लोज है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। की क्लोज है, आप अपने आप सीन बना लीजिए। यदि की के क्लोज है, फिर आप इसके कैपेसिटर में कुछ भी उंगली करते रहो, डाइलेक्ट्रिक डालो, एरिया चेंज करो, ये करो, तो इसमें ये तो तय हो गया V कांस्टेंट रहेगा पहले वाले में। और इसमें ये तय हो गया कि की हटा दोगे कि अच्छा V कांस्टेंट रहेगा और C, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D आप बढ़ा रहे हो तो C घटेगा। समझ गए। दूसरे वाले सिनेरियो में आपका, क्योंकि आप कैपेसिटर की बैटरी हटा चुके हो, सोर्स हटा चुके हो, टोटी हटा चुके हो, तो C तो घट जाएगा इसी लॉजिक से, और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बोलो, क्योंकि हम किस बात के लिए श्योर होते हैं, पहले उसे लिखो। चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि चार्ज बढ़ेगा और घटेगा ही नहीं। जब आप बैटरी हटा दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो चार्ज ना घट सकता ना बढ़ सकता। कैपेसिटर को से जब तक चार्ज खींचोगे नहीं या डालोगे नहीं, उस पर घटता बढ़ता नहीं है। अब आप अपने आप बुद्धि लगा दीजिए, बताना ये कि जब हम Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू CV का इस वाले में, तो C घट गया है और V एज इट इज रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में Q घट गया है और इस वाले में C, इसमें ये वाला Q इक्वल टू CV लगाए तो V इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Q अपॉन C। बताओ Q आपका क्या हुआ है, कांस्टेंट रहा है, लेकिन C घट गया, तो इसमें V बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, पहले में Q कांस्टेंट रहा है, नहीं, गलत हो गया पहला, तो पहली लाइन से। दूसरा, सेकंड में V कांस्टेंट रहा है, ये गलत हो गया, क्योंकि V कांस्टेंट कहां रहा, V तो बढ़ गया। तीसरे में इन फर्स्ट V कांस्टेंट रहा है, हाँ। Q चेंज हो गया, हाँ Q चेंज हो गया, ये तो ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं, इन सेकंड Q कांस्टेंट रहा है, हाँ। V कांस्टेंट रहा है ना, V तो बढ़ गया। आ गया समझ में? तो चलिए बेटा, आज के लिए इतने, कल सुबह फिर मिलते हैं सुबह।